आज का विषय एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से शुरू होता है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। ये लाइन सुनने में ना थोड़ी अजीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर हो जो हवा में से नोट निकाल रहा हो। हाँ, मतलब पैसा बनाया कैसे जा सकता है, ये तो कमाया जाता है ना। एग्जैक्टली। आज हम इसी एक लाइन की तह तक चलेंगे। इसके लिए हम एक किताब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिंग वेल्थ के एक अध्याय से कुछ कमाल के आइडियाज निकाल कर लाए हैं। और ये अध्याय काम, पैसे और सफलता के बारे में हमारी जो पुरानी सोच है ना जी। उसे पूरी तरह से हिला के रख देता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाने वाला इंसान और सच में संपत्ति बनाने वाले इंसान की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्या होता है। अच्छा। हम ये भी देखेंगे कि किताबी ज्ञान और असली दुनिया की हिम्मत में से ज्यादा जरूरी क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प बातचीत को। तो किताब का अध्याय एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू होता है। कौन सी बात? असल दुनिया में अक्सर होशियार नहीं बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब स्मार्ट होना उतना जरूरी नहीं जितना साहसी होना। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? और इस बात को समझाने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी है टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। अच्छा। जब उन्होंने टेलीफोन बना लिया तो वो अपना पेटेंट उस जमाने की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी वेस्टर्न यूनियन को बेचने गए। जानते हैं कितने में? सिर्फ $1,00,000 में। सिर्फ $1,00,000। आज के जमाने में तो ये कुछ भी नहीं है उस टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल। लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उन्हें मजाक में उड़ा दिया। क्या कहकर? कहा ये खिलौना कौन खरीदेगा, और उन्हें मना कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हाँ, वो तो है। उसी खिलौने से AT&T जैसी खरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और दूर की सोच ने दुनिया बदल दी। और दूसरी तरफ एक स्मार्ट प्रेसिडेंट उस मौके को देख ही नहीं पाया। बिल्कुल। वाह, मतलब एक ना ने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। वेस्टर्न यूनियन का प्रेसिडेंट उस दिन ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी इसके बिल्कुल उलट है। एक 45 साल का मैनेजर है जिसे कंपनी ने निकाल दिया है। ओह। और वो बिल्डिंग के बाहर गार्ड से गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने बॉस से बात करनी है, मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। एक तरफ एक इंसान है जो एक नई इंडस्ट्री बना रहा है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए एक तरह से भीख मांग रहा है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ लाचारी। यही इस अध्याय का सार है। लेखक कहते हैं कि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है, असल कमी है हिम्मत की। हाँ, उन्हें खुद पर शक और हारने का डर, वो उन्हें पीछे खींचता है। असल दुनिया में आपकी कॉलेज की डिग्री या अच्छे ग्रेड से ज्यादा हिम्मत, थोड़ा दुस्साहस और थोड़ी चालाकी काम आती है। मतलब वित्तीय समझदारी के लिए किताबी ज्ञान तो चाहिए, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने का साहस ही नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। डर आपकी प्रतिभा पर ताला लगा देता है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। पूछिए। अगर सिर्फ हिम्मत और दुस्साहस से ही काम चलता है तो फिर लोग MBA क्यों करते हैं या फाइनेंस की पढ़ाई क्यों करते हैं? नहीं। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि वो सब बेकार है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेखक का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान बेकार है। उनका कहना है कि ज्ञान और साहस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। आप सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार है, लेकिन आप उसे 20 की स्पीड से ज्यादा चलाने से डरते हैं, तो उस कार का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वित्तीय ज्ञान वो कार है और साहस है उसे तेज चलाने की हिम्मत। ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है और साहस आपको वो करने की ताकत देता है। मतलब बिना ज्ञान के साहस अंधा है और बिना साहस के ज्ञान लंगड़ा। बिल्कुल सही। और आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये और भी जरूरी हो गया है। कैसे? पहले के जमाने में संपत्ति का मतलब था जमीन, सोना या कारखाने। आज संपत्ति का सबसे बड़ा रूप है जानकारी, यानी इंफॉर्मेशन। सही बात है। जो लोग आज भी पुरानी सोच से चिपके हैं, बस मेहनत करो और पैसा बचाओ, वो पीछे रह जाएंगे। वित्तीय ज्ञान का मतलब है बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसमें मौके ढूंढना। जहां बाकी लोगों को खतरा दिखता है वहां आपको अवसर दिखना चाहिए। एग्जैक्टली। और इन सब सिद्धांतों को समझाने के लिए लेखक ने एक बोर्ड गेम का भी जिक्र किया है ना? कैश फ्लो। मुझे ये हिस्सा काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो गेम लोगों को पैसे के बारे में सिखाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। किताब में एक महिला की कहानी है जो ये गेम खेल रही थी। खेल में उसे एक कार्ड मिला जिस पर लिखा था, आपने एक नाव खरीदी है। ओके। उस नाव की वजह से
उस पर हर महीने का खर्चा बढ़ गया, यानी उस पर कर्ज चढ़ गया। वो हिसाब किताब में उलझ गई, परेशान हो गई। सिर्फ एक खेल में? हाँ, एक खेल में। थोड़ी देर बाद उसे एक और कार्ड मिला, आपकी नौकरी चली गई। बस वो महिला तो भड़क गई। अच्छा। उसने बोर्ड फेंका और चिल्लाने लगी, ये कैसा घटिया खेल है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एक खेल मेरी असल जिंदगी के बारे में कैसे बता सकता है? लेकिन असल में तो वो खेल उसे उसकी जिंदगी का आईना ही दिखा रहा था। बिल्कुल। जब वो शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि खेल में जो हो रहा है वही तो उसकी असल जिंदगी में भी हो रहा था। मतलब? उसने और उसके पति ने संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं जोड़ा था, लेकिन उस नाव की तरह ही उनके पास बहुत सी फिजूल की चीजें थीं जिन पर हर महीने पैसा खर्च होता था। वो खेल असल में एक इंस्टेंट फीडबैक था। और यही इस खेल की सबसे बड़ी सीख है। वो महिला खेल से इसलिए भागे क्योंकि वो आईना नहीं देखना चाहती थी। सही। असल जिंदगी भी हमें रोज फीडबैक देती है। हमारा बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का बिल, बॉस की बातें। लेकिन हम अक्सर पैंट को दोष देते हैं, अपने बढ़ते पेट को नहीं। सही कहा। लेखक ने भी यही मजाकिया उदाहरण दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लगता है मेरी पैंट सिकुड़ गई है। तो उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर उनके पेट की तरफ इशारा किया और कहा, नहीं, पैंट नहीं, आप फैल गए हैं। हाँ। और सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी में यही करते हैं ना। समस्या कहीं और होती है और हम इल्जाम किसी और चीज पर लगा देते हैं। बिल्कुल। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे फालतू खर्चे बहुत ज्यादा हैं। ये खेल बस उस फीडबैक को तेज और ऐसा बना देता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। है जो हमें हमारी गलतियों का फीडबैक देता है बिना असल में नुकसान पहुंचाए। हाँ। लेकिन क्या असल दुनिया में भी लोग इस तरह की सोच से वाकई पैसा बना सकते हैं? किताब में इसका कोई असली उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, और वो उदाहरण ही इस अध्याय का सबसे दमदार हिस्सा है। बताइए। ये 90s के दशक की शुरुआत की बात है, जब फीनिक्स, अमेरिका में रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से डूबा हुआ था। ओह, मतलब मार्केट बहुत खराब था। बहुत ज्यादा। लोग डरे हुए थे। टीवी पर सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पैसा बचाओ, हर महीने 100 रुपए बचाओ। यानी जब सब लोग डर के बेच रहे थे या पैसा दबा कर बैठे थे। ठीक वही समय लेखक ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने निवेश करना शुरू किया। अच्छा। चलिए उस उदाहरण को एक एक करके समझते हैं कि ये हुआ कैसे। उन्हें एक घर मिला जिसकी बाजार में कीमत लगभग $75,000 थी। ठीक है। लेकिन वो घर किसी के दिवालिया होने की वजह से बिक रहा था, तो वो उसे एक वकील के ऑफिस से सिर्फ $20,000 में खरीद सकते थे। $75,000 की चीज सिर्फ $20,000 में? ये तो बहुत बड़ी छूट थी। हाँ, लेकिन $20,000 भी तो चाहिए ना। सही बात है। यहीं पर हिम्मत और रचनात्मक सोच काम आई। उनके पास वो $20,000 नहीं थे। तो फिर उन्होंने एक दोस्त से $2,000 उधार लिए 90 दिनों के लिए, और उस पैसे को बयाना या डाउन पेमेंट के तौर पर देकर सौदा पक्का कर लिया। ओके, तो सौदा तो पक्का हो गया, लेकिन बाकी के 18,000 का क्या? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? घर अपने नाम पर करने से पहले ही उन्होंने अखबार में विज्ञापन दे दिया। क्या विज्ञापन? 60,000 का घर खरीदें बिना किसी डाउन पेमेंट के। कमाल है। मतलब उन्होंने घर खरीदने से पहले ही उसे बेचना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। और क्योंकि बाजार में कोई भी बिना डाउन पेमेंट के घर नहीं दे रहा था, उनके पास फोन की लाइन लग गई। कुछ ही मिनटों में घर बिक गया। जो खरीदार आया उससे उन्होंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस ली। अब उनके हाथ में कैश आ गया। तो अब कहानी पूरी समझ आ रही है। उस $250 में से उन्होंने अपने दोस्त के $2,000 लौटा दिए और ब्याज के तौर पे $200 भी दे दिए। दोस्त भी खुश। सही पकड़े। और जो बाकी के $40,000 थे, यानी 60,000 की बिक्री कीमत माइनस 20,000 की खरीद कीमत, हाँ, वो खरीदार से मिले एक कानूनी वादे के रूप में उनकी संपत्ति बन गए। इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। अच्छा। तो पैसा कैश में हाथ में नहीं आया, लेकिन कागज पर उनकी संपत्ति मतलब एसेट की कीमत 40,000 बढ़ रही, जो उन्हें हर महीने ब्याज के साथ मिलती रहेगी। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ 5-6 घंटे के काम में बिना अपना एक भी रुपया लंबे समय के लिए लगाए उन्होंने $40,000 की संपत्ति बना ली। हाँ। इसी को कहते हैं पैसा बनाना। पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। नहीं है। जरूरी है एक अच्छा सौदा पहचानने की नजर और उसे पूरा करने की हिम्मत। यहाँ पैसा हवा में से नहीं, बल्कि दो लोगों की जरूरतों के बीच की खाली जगह से बनाया गया। बिल्कुल। एक को जल्दी बेचना था, दूसरे को बिना डाउन पेमेंट के खरीदना था। लेखक ने बस उस खाली जगह को भर दिया। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस सौदे पर उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI अनंत था। हाँ, क्योंकि उनका अपना तो कोई पैसा लगा ही नहीं। सही बात है। उन्होंने ऐसे 6 और सौदे किए और सिर्फ उस बुरे बाजार में $1,90,000 से ज्यादा की संपत्ति बना ली। वाह।
अब इसकी तुलना उस सुरक्षित सलाह से कीजिए जो टीवी पर दी जा रही थी, हर महीने $100 बचाओ। उस तरीके से $1,90,000 बचाने में कितने साल लग जाते? सालों नहीं, शायद पूरी जिंदगी लग जाती। हाँ, ये हमें उन दो तरह के निवेशकों के बीच के फर्क तक ले जाता है जिनका जिक्र किताब में है। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग पहले प्रकार के निवेशक होते हैं। मतलब? हम पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं, जैसे किसी ब्रोकर के पास जाकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीद लिए या किसी बिल्डर से बना बनाया फ्लैट खरीद लिया। अच्छा, ये ऐसा है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू से देखकर कुछ ऑर्डर कर देते हैं? बिल्कुल, ये आसान और सुरक्षित है। और दूसरे प्रकार के निवेशक? दूसरे प्रकार के निवेशक वो हैं जो निवेश बनाते हैं। हाँ, वो रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू नहीं देखते, वो सीधे किचन में घुसकर शेफ से कहते हैं, चलो आज कुछ नया बनाते हैं। हाँ। वो खुद एक सौदा तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अलग अलग पुर्जे खरीद कर कंप्यूटर असेंबल करता है। वो ऐसे मौके खोजते हैं जहां किसी और की नजर नहीं गई हो। वो जानते हैं कि पैसा कहां से जुटाना है, सिर्फ बैंक से नहीं, और वो होशियार लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं। तो लेखक इसी दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इसके लिए तो कुछ खास हुनर चाहिए होंगे। हाँ, और किताब में 3 मुख्य कौशलों का जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? तो पहला हुनर है छिपे हुए मौकों को पहचानना। ये तो जासूसी करने जैसा हुआ। बिल्कुल, जहां सब लोग एक टूटे फूटे बदसूरत घर को देख रहे थे, वहीं एक अच्छा निवेशक देखेगा कि उसके साथ 4 खाली प्लॉट भी हैं। अच्छा। या वो देखेगा कि इस घर को तोड़कर यहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है। यानी उसकी नजर घर पर नहीं बल्कि उस पूरी जमीन की असली कीमत पर होती है। ये नजर ही असली दौलत है। हाँ, ज्यादातर लोग ये मौके इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें इसकी ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती। और दूसरा हुनर है पैसा जुटाना। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, ये सोच ही उन्हें रोक देती है। सही कहा। किताब कहती है कि ये वाक्य आपके दिमाग को बंद कर देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय सवाल होना चाहिए, मैं इस सौदे के लिए पैसा कैसे जुटा सकता हूँ? ये सवाल आपके दिमाग को खोल देता है, उसे समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। जैसा लेखक ने किया, उन्होंने दोस्त से उधार लिया, खरीदार से प्रोसेसिंग फीस ली। उन्होंने बैंक का दरवाजा खटखटाया ही नहीं। बिल्कुल। और तीसरा हुनर है स्मार्ट लोगों को अपने साथ जोड़ना। ये तो सबसे जरूरी लगता है। ये सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं कि वो हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्ट वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा। एक कहावत है, अगर आप कमरे में सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं तो आप गलत कमरे में हैं। सही बात है। बुद्धिमान लोगों को काम पर रखना और उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करना लंबे समय में आपको कहीं ज्यादा अमीर बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। असली वित्तीय स्वतंत्रता ज्यादा घंटे काम करने से नहीं, बल्कि अलग और रचनात्मक तरीके से सोचने से मिलती है। और ये कि महान अवसर आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखे जाते हैं। सही। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना है। अमीर बनने के रास्ते में नुकसान होना और असफल होना प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त गिरना जरूरी है, वैसे ही निवेश करना सीखते वक्त छोटी-मोटी गलतियां करना जरूरी है। जो गिरने से डरता है वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाता। एग्जैक्टली। किताब इसकी तुलना एक खेल से करती है। कभी आप जीतते हैं और कभी आप सीखते हैं, आप हारते कभी नहीं। ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम अपने वित्तीय जीवन को जीने के संघर्ष के बजाय कौशल और रचनात्मकता के साथ खेले जाने वाले खेल के रूप में देखें, तो अगली बार जब हम किसी बिक्री के लिए बोर्ड वाली जर्जर प्रॉपर्टी के पास से गुजरें, तो क्या हम सिर्फ एक पुराना घर देखेंगे या वो छिपा हुआ मौका जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा?